विद्यार्थियों, मैं हरिशंकर वर्मा, सहायक अध्यापक, सरदार वल्लभ भाई पटेल कन्या शिक्षण संस्थान, गुड़ैचा चौराहा, महमूदाबाद, सीतापुर। जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं, हम पिछले वीडियो में कक्षा 10 फिजिक्स में पहला पाठ प्रकाश जो है, फिजिक्स में पहला पाठ प्रकाश में दर्पण टॉपिक शुरू किए थे और उस वीडियो में हमने प्रतिबिंब की परिभाषा और प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, इतना ही उसमें हमने बताया था। उसके आगे आज इस वीडियो में देखिए गोलीय दर्पणों से बनने वाले प्रतिबिंबों को खींचने के नियम। गोलीय दर्पणों से बनने वाले प्रतिबिंबों को खींचने के निम्नलिखित 3 नियम हैं। देखिए कौन कौन से वो 3 नियम हैं। पहला नियम, गोलीय दर्पणों के बारे में हम बता चुके हैं पिछले वीडियो में। वह दर्पण जिसमें उभरे हुए तल पर चांदी की कलाई व अलग साइड का लेप लगा होता है तथा परावर्तन दबे हुए यानी अंदर वाली तल से होता है तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। और वह दर्पण जिसमें अंदर वाले तल पर चांदी की कलाई व अलग साइड का लेप लगा होता है तथा परावर्तन उभरे हुए तल से होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। तो देखिए प्रतिबिंबों के खींचने के 3 नियम हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। ये ध्रुव हो गया, वक्रता त्रिज्या हो गई और मुख्य फोकस हो गई। तीसरा नियम, देखिए कौन कौन से 3 नियम हैं। पहला नियम, यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो वह दर्पण से परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण में मुख्य फोकस से होकर जाती है और उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। देखिए ये दर्पण अवतल दर्पण है, ये ध्रुव है बिंदु P, ये मुख्य फोकस है, ये वक्रता केंद्र है। यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, मुख्य अक्ष कौन सी है चित्र में CP, यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो पहला नियम क्या है, अवतल दर्पण में वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। क्यों? क्योंकि आगे परावर्तन कल है, किरण को परावर्तित कर देगा तो ये मुख्य फोकस से होकर जाती है। इसमें देखिए यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो हमने बताया कि वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहां से आती हुई प्रतीत होती है, मुख्य फोकस से। आगे कहां से प्रतीत होती है, मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। तो ये हो गया पहला नियम। दूसरा नियम है, यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इसमें देखिए मुख्य फोकस के की ओर आने वाली प्रकाश की किरण उत्तल दर्पण में, मुख्य फोकस की ओर आने वाली प्रकाश की किरण इधर को आ रही थी मुख्य फोकस की ओर, ये दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और तीसरा नियम, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण
वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए पुनः उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। इसमें देखिए ये तो रहे गोलीय दर्पणों से बनने वाले प्रतिबिंबों को खींचने के नियम। जैसे इसमें पूछा भी जाता है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण का दर्पण से परावर्तन के पश्चात मार्ग क्या होगा, तो क्या मार्ग होगा? जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाती है, उसका मार्ग क्या होता है? वो मुख्य फोकस से होकर जाती है अवतल में। और उत्तल में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात वो मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। दूसरा नियम क्या? मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और उत्तल में मुख्य फोकस की ओर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तीसरा नियम, वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए पुनः उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। इसमें वक्रता केंद्र की ओर आने वाली प्रकाश की किरण पुनः दर्पण से परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। ठीक, तो ये तो रहे गोलीय दर्पणों से बनने वाले प्रतिबिंबों को खींचने के नियम। इसके आगे देखिए इसके लिए मार्ग में बताएं मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। पहला नियम, मुख्य फोकस से होकर किसमें जाती है? अवतल में, और इसमें आती हुई प्रतीत होती है। दूसरा, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दूसरा हो गया। तीसरा नियम, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। ये रहे गोलीय दर्पणों से बनने वाले प्रतिबिंबों को खींचने के नियम। ये अवतल के लिए बताया, इसमें आभास होता है, इसमें वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ठीक, पहला नियम एक बार पुनः, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली एक प्रकाश की किरण हो या
एक से अधिक प्रकाश की किरणें हो, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली समस्त प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। और दूसरा, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और तीसरा, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए पुनः उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। तो ये तो हो गए गोली दर्पणों से बनने वाले प्रतिबिंबों को खींचने के नियम। इसके बाद देखिए पिछले वीडियो में हम गोली दर्पणों से संबंधित कुछ परिभाषाएं बता चुके हैं। अब हम आगे बताएंगे फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। गोली दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। गोली दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। देखिए गोली दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। इसके लिए अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए ये प्रश्न आता है, सिद्ध कीजिए गोली दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो हम अवतल दर्पण के लिए बता रहे हैं, तो अवतल दर्पण के लिए चित्र बना लें। M1 M2 एक अवतल दर्पण हो गया, इसका ध्रुव P हो गया, वक्रता केंद्र C हो गया, मुख्य फोकस F हो गया। देखिए एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है। अभी हमने खींचने के नियम में बताया कि जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाती है? मुख्य फोकस से होकर जाती है। दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। इस स्थिति में यहाँ पर नाम देते हैं AB, इसका नाम देते हैं AB किरण का। यदि C को B से मिलाएं तो CB दर्पण पर खींचा हुआ अभिलंब होगा। तो देखिए थोड़ी भाषा इसके बारे में। माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, मुख्य फोकस F व वक्रता केंद्र C है। एक प्रकाश की किरण AB दर्पण के बिंदु B पर आपतित होती है और दर्पण से परावर्तन के पश्चात
यहाँ पे बिंदु डी डालते हैं, डी डी दिशा में चली जाती है। ये हो गई भाषा। और थोड़ी सी को बी से मिलाया, क्या लिखते हैं, सी बी को मिलाया। इस प्रकार सीधी दर्पण पर अभिलंब होगा, अभिलंब होगा। ये हो गई भाषा। माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P का मुख्य फोकस F व वक्रता केंद्र C है। एक प्रकाश की किरण AB मुख्य अक्ष के समांतर चलकर दर्पण के बिंदु B पर आपतित होती है और यह दर्पण से परावर्तन के पश्चात PD दिशा में चली जाती है। CB को मिलाया, इस प्रकार CB दर्पण पर अभिलंब होगा। तो देखिए कोण ABC बराबर कोण CBF। हम कह रहे हैं कि ये कोण इसके बराबर, क्यों? क्योंकि प्रकाश के परावर्तन के नियमों में दूसरा नियम क्या है, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। परावर्तन के नियमानुसार, परावर्तन के नियमानुसार दूसरा देखिए कोण ABC बराबर कोण BCF। ये देखिए, ये रेखा हमने बताई कि इसके समांतर है। ये क्या है, मुख्य अक्ष, और ये मुख्य अक्ष के समांतर रेखा गई प्रकाश की किरण। तो जब ये इसके समांतर है तो ये एक रेखा हो जाएगी और एक रेखा के इधर वाला कोण एक इधर वाला कोण दोनों बराबर होंगे। दोनों कोण एकांतर कोण कहलाएंगे। क्या है, एकांतर कोण, एकांतर कोण। इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल दें, इसको इक्वेशन सेकंड डाल दें। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड से क्या देखते हैं, दोनों के RHS बराबर है। कोण ABC इसमें भी है, कोण ABC इसमें भी है, तो RHS बराबर हो जाएंगे। तो RHS क्या है, कोण CBF बराबर कोण BCF। तो देखिए कोण CBF बराबर कोण BCF, दोनों के RHS बराबर हो गए। तो कोण CBF के की सम्मुख भुजा बराबर होगी कोण BCF की सम्मुख भुजा। जब दो कोण बराबर तो उनके सामने की भुजाएं भी बराबर होंगी। तो कोण CBF के CBF, देखिए कौन सा कोण CBF, ये वाला कोण, इसके सामने की भुजा CF, क्या पढ़ रही है, CF बराबर। दूसरा कोण कौन सा है, BCF, BCF, इस कोण के सामने की भुजा देखिए क्या है, FB, क्या है, FB। फिर यदि दर्पण का द्वारक बहुत ही छोटा है तो बिंदु B P के बहुत ही समीप होगा। इसलिए FB बराबर FP लेने पर, ये द्वारक वाली बात बता दें। देखिए द्वारक का मतलब ये दर्पण बहुत छोटा है। द्वारक, ये द्वारक होता है ना, हमने बताया था दर्पण का जो व्यास होता है वो द्वारक कहलाता है। ये बहुत ही छोटा है, तो यहाँ पर बिंदु P होगा और यहीं पर क्या होगा, B होगा। तो ये दोनों बहुत ही B
P और P बहुत ही समीप होंगे। तो समीप होंगे तो यहाँ पर जहाँ पर हमने लिया था कि क्या लिया था FB, वहां पर क्या ले लेंगे FP लेने पर, तो यहाँ FP की जगह क्या ले लें FP, तो CF बराबर हो जाएगा FP। देखिए क्या आ गया CF बराबर FP, परंतु CP ये देखा जाए, परंतु CP बराबर यदि किया जाए तो इसमें दो पार्ट हो जाएंगे। CP में कौन से दो पार्ट है CF प्लस FP, CF प्लस FP। तो यहाँ पर देखिए CF बराबर FP ऊपर दिया गया है, तो यहाँ पर CF लिखा हुआ क्या लिख दें FP लिख दें। CP बराबर यहाँ पर क्या लिख सकते हैं FP प्लस FP, तो CP बराबर क्या हो जाएगा 2FP, 2FP। अब इनके मान रख दें। हमने परिभाषा जो बताई थी उसमें बताया था उस गोले की त्रिज्या को जिसका दर्पण एक कटा हुआ भाग है वो कटा त्रिज्या कहते हैं और इसे R से प्रदर्शित करते हैं। तो ये CP क्या हो जाएगी वक्रता त्रिज्या हो जाएगी, तो इसको R बराबर कर दीजिए। और 2 और मुख्य फोकस और फोकस दूरी की परिभाषा हमने बताई थी। इसमें फोकस दूरी की परिभाषा क्या बताई थी कि दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है और इसको स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। तो FP क्या है फोकस दूरी, इसको f से प्रदर्शित करते हैं। तो इसको इस प्रकार से हम लिख सकते हैं f बराबर लिखेंगे f बराबर क्या हो जाएगा R बटे 2। ये 2 कहाँ चला जाएगा भाग में इधर चला जाएगा। तो ये है क्या संबंध आया गोली दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में। यहाँ पे हम देखें कि गोली दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो ये रही गोली दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध रहा कि गोली दर्पण हमने जाना कि गोली दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। आगे अगले वीडियो में हम गोली दर्पणों द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों के नियम बताएंगे। तब तक के लिए